तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो आपके पास सब बच्चों के पास जो भी इस वक्त क्लास में है, दे हैव दिस फाइल ऑलरेडी विद देम ऑन देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्वेश्चन पेपर, यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द आंसर्स विद मी टुगेदर, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप बेशक लिख रहे हो या ना लिख रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मेक श्योर कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल समझ में आ जाए और आपका फाइनल गो हो, कि आपको इसके बाद इस लेसन में और कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, मेरा प्लान ये है कि हम थर्मल फिजिक्स आज करेंगे। थर्मल फिजिक्स में जो जो कुछ हो सकता है पॉसिबल, या जितना भी अच्छे तरीके से हो सकता है, इट्स नॉट लाइक अ रश के सब खत्म करेंगे, इट्स लाइक जो भी हो सके वो अच्छे तरीके से हो जाए, तो फिर हम वो करेंगे। सो क्वेश्चन वन से लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर्स यूज द एक्सपेंशन ऑफ अ लिक्विड टू इंडिकेट द टेम्परेचर। लिक्विड एंड ग्लास थर्मोमीटर बैक इन 2021 वाज पार्ट ऑफ द सिलेबस, अब वो नहीं है तो हम वो कर नहीं रहे, लेकिन क्वेश्चन हम देख लेते हैं उससे आराम से कि वो किस तरह से हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। सो इट सेज सॉलिड शोन, लिक्विड नथिंग, गैस शोन। इट सेज इन द मिडल ऑफ द बॉक्स ऑफ फिगर 9.1 स्केच अ डायग्राम टू शो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ अ लिक्विड। तो कैसे बनाएंगे? बहुत आसान सी बात है, कोई मसले की बात नहीं है, राइट। बहुत सिंपल है। आप कुछ मॉलिक्यूल्स दिखा सकते हैं जो लेयर्ड फॉर्म्स में हो, रैंडम अरेंजमेंट में हो, इस तरह से दिखा सकते हैं, क्लस्टर्ड दिखा सकते हैं, थोड़ी सी लेयर्स इस तरह से दिखा सकते हैं। स्पेसेस नहीं दिखाइएगा, जो कॉमन एरर बच्चे कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं। दिस डज नॉट रिप्रेजेंट लिक्विड। लिक्विड में शेपलेस होगा फ्लूइड, लेकिन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं होते। रीजन इज कि हम ये कह रहे होते हैं सॉलिड्स एंड बोथ लिक्विड्स, दे आर इनकम्प्रेसिबल। ठीक है। सो अगर आप स्पेसेस दिखा रहे हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो फिर वो कंप्रेसिबल होगा। सो दिस वुड बी पॉसिबली रॉन्ग, दिस वुड बी करेक्ट। एक्सप्लेन व्हाई इट इज easier टू compress a gas than to compress a solid. So they need explanation, and it is for 2 marks. That is important. So first mark would be scored by there are spaces between gas molecules. This gives me 1 mark. ठीक है। And there is no force of attraction or repulsion between gas molecules. So once you compress it, they don't exactly attract and they neither repel. So compressibility is very easier in gases. Okay, all clear in question one? Any other answers from you guys? नाइस। ये फाइल सेव हो रही होगी, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि हमने क्या किया था। ये भी ग्रुप्स पे सर्कुलेट हो जाएगी, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। हम एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस एक टाइप के नहीं कर रहे होंगे हम, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। इट सेज इट डील्स विद इवेपोरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इवेपोरेशन इज अ बेसिकली स्टेट चेंज प्रोसेस, एंड एवरी लिक्विड इवेपोरेट, दुनिया का कोई भी लिक्विड होगा वो इवेपोरेट हो रहा होगा। डिफरेंस होगा कि कुछ लिक्विड्स होंगे जो जल्दी से इवेपोरेट हो रहे होंगे, कुछ लिक्विड्स होंगे जो देर से इवेपोरेट हो रहे होंगे। इफ वी कंपेयर वाटर विद से पेट्रोल या गैसोलीन, तो विच वन इज मोर इवेपोरेटिव? दिस वन। ठीक है। इसे हम केमिस्ट्री की जबान में कहते हैं कि ये वॉलेटाइल है। Water is not that much evaporative as compared to petrol, but it is still evaporating. पूरा रेन वाटर साइकिल बनता है इसकी वजह से है, क्योंकि evaporation हो रही है। तो दैट्स अ स्टेट चेंज प्रोसेस। नाउ स्टेट चेंज, तो अगर हम वाटर और पेट्रोल की बात करें तो दिस कुड बी लिक्विड टू गैस। जस्ट अ थॉट प्रोसेस। हम इसे बॉइलिंग क्यों नहीं कह रहे? फर्स्ट क्वेश्चन। तो बॉइलिंग हम इसे इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि बॉइलिंग रिक्वायर्स ए स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमें वाटर को सर बॉईल, इवेपोरेशन डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता? इवेपोरेशन डेंसिटी पे डिपेंड, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इवेपोरेशन डेंसिटी से कैसे रिलेटेड होगा? नहीं। सो अगर फार कोई एज लिक्विड हमारे ओ लेवल्स की ज्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री कंसर्न है, उसमें तो इसका कोई रिलेशन नहीं मिलता। आपके फिजिक्स में तो आप इसका आंसर में इवेपोरेशन को डेंसिटी से रिलेट भी नहीं कर सकते। हाँ, अब आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं?
अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल इज अ वेरी डेंस लिक्विड, मतलब थिक नहीं, होता है पेट्रोल ज्यादा, इज तो नॉट उसको डेंस। ज्यादा। बेटा, पेट्रोल इज नॉट डेंस एट ऑल। पेट्रोल इज लेस डेंस इवन देन वाटर। जो हनी होता है ना, हनी आप उसको डेंस कहोगे, लेकिन वो विस्कस होता है बेसिकली। तो बेसिकली वॉलेटाइल इज द करेक्ट टर्म। तो वॉलेटिलिटी पर डिपेंडेंट होता है। वॉलेटाइल वो सब्सटेंस होता है जो बड़े आराम से एक लेयर में से स्केप हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। तो इसको समझने के लिए आप ये समझो, जो परफ्यूम सेंट्स होता है, दे आर वॉलेटाइल। तभी उनको हमें क्लोज्ड सील्ड पैक कंटेनर्स में रखना होता है। तो उसके ऊपर एक स्प्रे पंप होता है, जिसके ऊपर स्प्रे करते हैं तो वो चीज़ें बाहर आती हैं, वरना वो बाहर नहीं आती। ठीक है। तो परफ्यूम वॉलेटाइल होता है, वाटर वॉलेटाइल नहीं होता। ठीक है। पेट्रोल वॉलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो इसमें डेंसिटी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इसमें जो आप रिलेट कर सकते हो, ये रिलेट कर सकते हो बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं आईएमएफ, वो वीक होती हैं। अगर किसी लिक्विड की वो वीक होंगी, तो फिर वो सब्सटेंस वॉलेटाइल होगा, उसको आराम से आप बाहर निकाल सकते हो। अगर वो स्ट्रांग होंगी, जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो वो इसलिए वॉलेटाइल नहीं होता। पेट्रोल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो वो वॉलेटाइल होता है। परफ्यूम सेंट्स यूजुअली अल्कोहल बेस्ड होते हैं, वो भी वॉलेटाइल नहीं होते। मैं ये समझा रहा था, इवापोरेशन एक स्टेट चेंज प्रोसेस है, बट इवापोरेशन इज डिफरेंट डिफरेंट देन बॉइलिंग, बिकॉज बॉइलिंग अकर्स एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इवापोरेशन दुनिया में हर वक्त हो रही है, हर टेम्परेचर पे हो रही है। इवापोरेशन किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे नहीं होती है। इवापोरेशन होती रहती है, हर वक्त होती रहती है। ठीक है। तो इवापोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर। ये भी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आ रहा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ पे कवर कर दूँ। बॉइलिंग एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग पॉइंट पे। दूसरी चीज ये कि इवापोरेशन कूलिंग प्रोसेस होता है, और बॉइलिंग हीटिंग प्रोसेस होता है। जो भी चीजें इवापोरेट होकर ड्राई हो रही होती है ना, वो ठंडी हो रही होती है। ठीक है। उसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये हो सकती है कि अगर हमसे हमें गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, और हम पंखे के आगे खड़े हो गए, तो हमारी स्किन के ऊपर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इवेपोरेट होते हैं, वो बॉयल नहीं होते, और हमें कूलिंग सेंसेशन मिलती है। ठीक है। सो ये पूरा क्वेश्चन जो जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये बहुत रिपीटेड है, बार बार रिपीट हो रहा था एग्जाम में। स्टेट टू वेज इन विच इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम बॉइलिंग। तो मैंने बहुत सारे वेज डिस्कस किए। वन वे कुड बी ओनली अकर्स एट, बल्कि पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी ना। सो इवेपोरेशन अकर at any temperature, या नो स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नीडेड फॉर evaporation। दूसरा, evaporation is a cooling process। Done। So let's save this, let's move ahead। It says describe in terms of water molecules what is happening as the water evaporates। तो अब हमें इस एक्सप्लेन करना है इवेपोरेशन में क्या हो रहा है। तो एक बच्चे ने चैट में लिखा हुआ भी आंसर। सो अगर हम इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली सरफेस पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हो, रिगार्डलेस, इवेपोरेशन में किसी भी लिक्विड की बात हो रही होती है, तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल्स सरफेस को छोड़ रहे होते हैं, सरफेस में से भाग रहे होते हैं, सरफेस में से रिलीज हो रहे होते हैं। दैट इज बेसिकली हैपनिंग टू वाटर मॉलिक्यूल्स। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन दूसरी बात जो बच्चे भूल जाते हैं इसमें लिखना या ऐड करना, वो ये होता है कि हर मॉलिक्यूल सरफेस पे से बाहर नहीं निकल जाता। ओनली दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई एनर्जी, दे स्केप। तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्केप नहीं कर पाते, दे हैव लेस एनर्जी। दैट्स द रीजन ये कूलिंग प्रोसेस होता है। तो स्केप ऑफ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस विल गिव अस 2 मार्क्स। ठीक है। तो अगर आप ये नहीं लिखेंगे इसमें, तो फिर वो क्या कहते हैं, आपको मार्क्स नहीं देगा। सब बच्चे आंसर यूजुअली दे रहे होते हैं स्केप ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सरफेस। ये सब बच्चे आंसर दे रहे होते हैं। दिस गिव्स यू 1 क्रेडिट मार्क, बट यू हैव टू राइट हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स और मोर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स, और इस तरह का कुछ लिखेंगे, देन यूल गेट 2 मार्क्स। स्टेट वाई दी पॉन्ड्स यूज्ड इन दिस प्रोसेस हैव लार्ज सरफेस एरियाज। सो इवेपोरेशन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, उसमें से एक सरफेस एरिया होता है। तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा, तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। ठीक है।
सरफेस एरिया अगर कम होगा तो एवापोरेशन कम होगी। सो ये वो फैक्टर हमसे पूछ रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट देनी है, हमें एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। सो हमें स्टेटमेंट में ये देना चाहिए कि एवापोरेशन इंक्रीजेस विथ लार्ज surface area. Instead, why this method of salt production does not work well in a country with a cold climate? कोल्ड क्लाइमेट में ये अच्छा काम क्यों नहीं होता, मतलब इसका मतलब ज़्यादा फायदा क्यों नहीं होता? तो इवापोरेशन सेकंड फैक्टर जिस पे डिपेंडेंट है, दैट इज टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवापोरेशन ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा इवापोरेशन कम होगी। दिस नेचुरली मेक सेंस। गर्मियों में ज़्यादा आराम से चीज़ें ड्राई हो जाती हैं कंपेयर टू मॉइस्ट और कोल्ड क्लाइमेट्स। हम ड्राई सीजन की बात नहीं कर रहे, हम मॉइस्ट फैक्टर्स, जो मॉइस्चर वाला फैक्टर है उसे हम सेम कंसिडर कर रहे हैं। तो गर्मियों में ज़्यादा जल्दी जो है वो इवापोरेशन, तो वी कैन राइट। हाँ। अच्छा, कोल्ड क्लाइमेट में क्या देंगे? सो वी कैन राइट रेट ऑफ इवापोरेशन इज वेरी स्लो इन लो टेम्परेचर रीजन, ये देंगे। ठीक है। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड बाय ऑल ऑफ यू। एनी क्वेश्चंस? इवेपोरेशन डिक्रीजेस और इवेपोरेशन स्लो में फर्क होता है सेम? नहीं नहीं, एक ही बात है। इवेपोरेशन डिक्रीजेज और इवेपोरेशन स्लो में कोई फर्क नहीं होता, एक ही बात है। ठीक है, डन। लेट्स मूव अहेड। देन कहते हैं गैस डिफर्स फ्रॉम अ लिक्विड। आई थिंक ये तो बहुत आसान सी चीज़ है, सो लेट्स स्किप दैट पार्ट। स्टेट व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एज इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। हम्म तो ये भी अगेन सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो ये कहना चाहता है कि आप काइनेटिक एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट जो केमिस्ट्री में भी आपने यूज़ किया था वो आप समझाएं। सो स्टेट व्हाट हैपेंस टू द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस एट इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। सो molecules have more kinetic energy. Then it says figure shows a runner in a long distance race. He tips water over himself to keep cool. Explain in terms of molecules how the evaporation of सर, water is cool. जी बेटा। ये पार्ट ए में कैन वी राइट के दे गेट फर्दर अपार्ट? दे गेट फर्दर अपार्ट, आप इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। गैस में वो ऑलरेडी दूर होंगे, और कितना दूर हो जाएंगे? अच्छा, ठीक। ओके, सही है। तो नो नो क्रेडिट फॉर दैट। हाँ, लिक्विड टू गैस होता तो फिर आपकी बात सही होती। तो अब ये वाली वो बात है जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप गर्मी में खड़े हुए हैं और आपको पसीना आ रहा है और आप फैन के सामने, ब्लोअर के सामने खड़े हो जाएं, तो वाई फील कूल? सो यू हैव टू कम अप विद एन एक्सप्लेनेशन हियर। तो 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेनेशन आप ब्रेनस्टॉर्म करो कि क्या लिखना चाहिए हमें 3 मार्क्स के लिए इधर। आंसर तो मैं दे दूंगा आपको। सर कन्वेक्शनल आप करंट्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसमें? दोबारा बोले। कन्वेक्शनल करंट्स को मॉलिक्यूल से लिंक करके डिस्क्राइब नहीं कर सकते? इसमें, इस एक्सप्लेनेशन में जो अभी मैं बात कर रहा हूँ या पिछले पार्ट? नहीं नहीं, इसमें। इसमें कन्वेक्शन करंट को लिंक करोगे? नहीं, कन्वेक्शन करंट कन्वेक्शन को, ना। कन्वेक्शन को तो उस वक्त लिंक करोगे ना जब इस बंदे के सराउंडिंग्स में कहीं पे कोई टेम्परेचर चेंज हुआ हो। यानी कि अगर से फॉर एग्जांपल इस रीजन में हमने कोई एयर कंडीशनर लगा दिया है, तब हम कहेंगे कि एयर मॉलिक्यूल्स जो लेस डेंस हैं वो जो है वो ऊपर जा रहे हैं, जो मोर डेंस हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो कन्वेक्शन करंट स्टैब्लिश हुआ। यहाँ पे वो क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा है कि इसने अपने ऊपर पानी गिराया है। क्यों गिराया भाई? और उसको सेंसेशन मिली कूलिंग की, तो क्यों मिल रही? कूलिंग क्योंकि बाय जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशन। काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं और फिर वो सरफेस एरिया से उड़ जा रहे हैं ना, तो फिर वो कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जा रहा है। तो उसकी स्किन का उसकी बॉडी थर्मल हीट एनर्जी एब्जॉर्ब है, कर रही है उससे वो। वो गेन कर रहे हैं। हम्म these are some good answers. So इसको रिलेट कर लेते हैं, सबको मिक्स कर लेते हैं, तो फिर हम एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि
as water evaporates from his head, only high energy molecules escape, taking heat energy with them and leaving behind less एनर्जी या लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। सिंपल टर्म्स में, बिल्कुल सिंपल बेसिक लैंग्वेज में बात कर सकते हैं हम इसमें। अगर अच्छा मतलब अच्छा आइडिया डिलीवर करता मैं, तो मैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट की बात करता जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेट कर रहा होता, लेकिन वो करने की अभी आई थिंक इतनी ज़रूरत नहीं है। तो सुफियान, ये आई थिंक ये फाइल आपके ग्रुप पे भेजी हुई है मेरा बच्चा। यू आर फ्रॉम ऑप्शन 2। ये फाइल आप अपना व्हाट्सएप, सारे बच्चे जो इस मीटिंग में है ना, जितने भी हैं, उन सब बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप्स पे ये फाइल अपलोडेड है। तो आप अगर मीडिया में जाओगे ना, आपको मिल जाएगी ये टॉपिकल पेपर्स की फाइल। अच्छा जी, अब आते हैं आगे। सो इट एट, आप मेरे साथ साथ सॉल्व करो फिलहाल, आप परेशान नहीं हो कि आपका ये फाइल का क्या, आप सिर्फ मेरे साथ साथ सॉल्व करो। इट सेज एट वन पॉइंट इन रेस अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लोस पास्ट द रनर एंड द वाटर evaporates more quickly. This is one reason why the water evaporates more quickly in this breeze. तो इसमें बच्चे यूजुअली ये समझते हैं कि कोल्ड ब्रीज की बात हो रही है, भाई स्ट्रॉन्ग ब्रीज की बात हो रही है। यानी कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इसलिए बढ़ गया क्योंकि विंड स्पीड बढ़ गई है, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं। सो दैट्स द रीज़न। यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट लिखना इज़ नॉट अ वैलिड क्रेडिट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेम्परेचर का कोई रिलेशनशिप नहीं है। इवेपोरेशन इंक्रीज हो रही है क्योंकि हवा चल रही है। तो इवेपोरेशन का तीसरा फैक्टर हम अभी देख रहे हैं कि एक ही पेपर में आ रहा है। तीसरा फैक्टर इवेपोरेशन का है विंड स्पीड। जितनी ज़्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी। ये यहाँ पे वो पूछ रहा है, तो अब आपसे वो ये आइडिया चाहता है डिलीवर करें आप। तो यू कैन राइट इवेपोरेशन या रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विथ विंड स्पीड। ठीक है, सिंपल आइडिया, बिल्कुल कोई मतलब डिस्कशन की इसमें कोई इन डेप्थ कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दिस इज द इजियर पार्ट ऑफ थर्मल फिजिक्स। हर बच्चा अपने आप को चैंपियन समझता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अंदर, और हर बच्चा इसीलिए स्कोर नहीं कर पाता। तो बराए मेहरबानी, जहाँ पे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का क्वेश्चन हो, वहाँ पे सोच समझ के आंसर करना है, बेवकूफ़ाना तुक्के नहीं मारने हैं। वो बहुत खतरनाक होगा, बहुत खतरनाक होगा, और बहुत आराम से मार्क्स जाएंगे। अब आते हैं मज़ेदार पार्ट पे, जो यूजुअली बच्चों को हॉन्ट कर रहा होता है कि पता नहीं क्या है। तो भाई ये पूरा लेसन जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है, इसमें आप एक बार बार ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे होते हैं, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा। Q क्या होता है? हीट एनर्जी होती है। M मास होता है। C होता है, C के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कोई लंबी चौड़ी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं ये कह देता हूँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी बेसिस पे हम ये जज करते हैं, जिसकी बेसिस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस गुड फॉर हीटिंग है या बैड फॉर हीटिंग है। क्या मतलब है? मैं आपसे ये कहता हूँ कि से एक कुकिंग पैन मुझे डिज़ाइन करके दो, ठीक है? तो कुकिंग पैन जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे, तो आपका जो फोकस होगा वो किस बात पे होगा? कि आप पैन को हीट करें तो वो जल्दी से हीट अप हो जाए, या बहुत देर से जाके हीट अप हो? जल्दी से हीटअप हो जाए। जल्दी से हीट अप हो जाए, मेक सेंस, तभी वो कुकिंग कर सकेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि वो कुकिंग पैन खुद ही गर्म नहीं होके दे रहा, तो खाना कहाँ से बनेगा उसके अंदर, राइट? इसी तरह से मैं एक हाई एनर्जी जो है वो ब्लास्ट फर्नेस बना रहा हूँ। ब्लास्ट फर्नेस में मैंने आयरन को मेल्ट करके बना रहा है। तो अब मैं ब्लास्ट फर्नेस अगर एक ऐसे मटेरियल से बना दूं जो खुद जल्दी से गर्म हो जाए, तो वो तो फर्नेस तो बाद में बनेगी, आयरन तो बाद में मेल्ट होगा, पहले जिस स्ट्रक्चर के अंदर वो बन रहा होगा वही मेल्ट कर चुका होगा क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया होगा। तो हमें वहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए ब्लास्ट फर्नेस के अंदर जो हाई टेम्परेचर रेस्ट्रेंट दिखाए, यानी कि गर्म ही ना हो रहा हो।
न्यूक्लियर जो रिएक्टर होता है, कोर होता है, उसके अंदर हमें एक ऐसा मटेरियल यूज करना है कि वो हीट अप ही ना हो रहा हो। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज दैट फैक्टर। अब समझें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर ज्यादा होगी, हायर वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, तो सब्सटेंस होगा काइंड ऑफ हीट एब्जॉर्बर, काइंड ऑफ नॉन मेटल टाइप का। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर लोअर होगी तो सब्सटेंस होगा गुड कंडक्टर टाइप का, मेटल टाइप का। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रहे आपके लिए काफी है। व्हाट इज डेल्टा थीटा? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर में एक और बड़े मजे की बात है जो पता होनी चाहिए। चेंज इन टेम्परेचर क्वेश्चंस में यूजुअली कभी कभार वो सेल्सियस में देता है, कभी कभार वो केल्विन में देता है। तो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस में दे या केल्विन में दे, आपको कन्वर्ट नहीं करना है, जितना है जैसा है वैसे ही लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 7 डिग्री सेल्सियस है तो 7 डिग्री सेल्सियस इज फाइन, नो प्रॉब्लम। अब क्योंकि सिलेबस में एक टेम्परेचर कन्वर्जन भी है कि सेल्सियस टू केल्विन जाते हैं, वी ऐड 273 टू इट, तो ये करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सेल्सियस में चेंज इन टेम्परेचर हो या केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर हो, इट्स एग्जैक्टली सेम। तो नो वरीज इन दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जहन में रखनी है बात आपने, कि ये दो चीज़ें आपको पता हो तो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के किसी भी क्वेश्चन में कम से कम ओ लेवल्स में स्ट्रगल नहीं करेंगे। अब आते हैं ये क्वेश्चन, मैं इतनी सारी अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लें, मैं आपको डेटा डायरेक्ट बना के आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या बातें कर रहे हैं। पहले आप पढ़ लें, आई विल वेट फॉर 1 मिनट, आप रीड कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, देन आई विल डू इट। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो फॉर्मूला हमने बनाया था, दैट शुड बी क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। तो कहीं पे हमें एनर्जी गिवन है, कहीं पे एनर्जी नज़र आ रही है कि कहीं पे एनर्जी हम निकाल सकते हैं, तो हाँ हम एनर्जी निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, इस फॉर्म से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो वो कहते हैं हमसे, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, वो कहते हैं कि भाई ड्यूरिंग द फॉल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मेटल पीसेस इज ट्रांसफर्ड टू अदर फॉर्म्स ऑफ द एनर्जी। द pieces falls an average distance of 1.2 meters during one turn. The total mass of the metal is 150 grams. ठीक है, a student turns the tube quickly after the small pieces have fallen from one end to the other 80 times. That means, अब आप ध्यान से देखें कि सीन क्या हो रहा है। सीन इज कि जब वो, यानी कि यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस उनका इतना है, ठीक है, और वो 80 टाइम्स फॉल कर चुके हैं। ये है बड़े मजे की चीज़। ठीक है, जब वो बार बार रिपीटेडली इसको कॉल करवा रहे हैं तो 80 टाइम्स तक उसने ये करवाया है। तो अब हम कैसे फिगर आउट करेंगे एनर्जी, कैसे हम निकालना चाह रहे हैं इसमें? एनी सजेशन फ्रॉम योर एंड? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे एंड क्यों देन वी गोना कैलकुलेट इट फॉर वन टाइम एंड क्यों देन वी क्यों गोना मल्टीप्लाई इट काइनेटिक बाय एनर्जी 80 से क्यों कैलकुलेट कर रहे हो तुम? रीजन? बिकॉज वो मूव कर रहे हैं ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसमें कहीं से वेलोसिटी या स्पीड नजर आ रही है पार्टिकल्स की? आह, तो तो आप एम बी स्क्वायर अच्छा में क्या अच्छा। करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते फिर। कम ऑन बी क्विक, वी डोंट हैव टाइम। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में, जल्दी जल्दी से सोचें। पोटेंशियल एनर्जी का यूज कर लेंगे फिर mgh। और एम जी एच से क्या मिल जाएगा हमें? क्योंकि अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मेटल पीसेस इज ट्रांसफर टू अदर फॉर्म्स, तो उसकी जो एनर्जी होगी पहले वही दूसरे फॉर्म में उतनी एनर्जी कन्वर्ट होगी ना, क्योंकि एनर्जी कंजर्व होती है। दैट इज नाइस, दैट इज गुड। हमें फातिमा ने भी आंसर दिया है, दैट इज वेरी गुड। तो आई एम काइंड ऑफ फिगरिंग आउट, आप लोगों ने, बाकियों ने क्यों नहीं सोचा? तो वंस यू फ्लिप इट, देखें ये सारे मेटल पीसेस यूं जाएंगे, राइट, एंड दे फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.2 मीटर, राइट। और ये प्रोसेस उसने कहा है कि उसने रिपीट किया है 80 टाइम्स।
ये ना ये वापस वापस कर रहा है, वो 80 टाइम्स तक उसने ये काम किया है। तो आप बड़े आराम से टोटल हीट एनर्जी निकाल सकते हैं या एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग MGH। और मैं उसे टाइम्स 80 भी कर दूं। मैं 80 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वैसे? जस्ट टू थिंक। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस 80 टाइम्स हुआ है, तो अगर हमने फॉर एग्जांपल MGH यूज़ किया है तो दैट गिव्स अस द एनर्जी फॉर वन फॉल। तो इट हैज़ रिपीटेड 80 टाइम्स, तो 80 टाइम्स दी टोटल एनर्जी क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है। अब इस तरह की कैलकुलेशन में फ़ायदा ये होता है अक्सर कि कुछ चीज़ें वैसे ही जो है ना फिगर आउट हो जाती है, वरना आप अलग अलग भी कर सकते हो। से आप पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालो MGH से। ठीक है, पहले ये कर लो। तो मास कितना है? 150 ग्राम्स है। लेकिन हम ग्राम्स में नहीं रखते, हम किलोग्राम्स में रखते हैं, तो ये फैक्टर हो गया। 9.8 हो गया, और हाइट जो कि डिस्टेंस है यहाँ पे, दैट इज 1.2। ठीक है। सो दिस गिव्स अस 0.150 टाइम्स 9.8 टाइम्स 1.2। सो दिस गिव्स अस 1.764, राइट, विच इज अराउंड 1.8। सिग्निफिकेंट फिगर्स के पीछे हम वो लेवल्स में नहीं परेशान होते, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी आंसर दोगे चलेगा। तो 1.8 हो गया। 1.8 इसका आंसर आया है। टाइम्स 80 कर सकते हैं, 80 साइकिल्स हैं। मास अगेन कितना है? 150 है, तो दिस बिकम्स 0.15 अगेन। चेंज इन टेम्परेचर इज 7। आंखें खोल के क्वेश्चन को पढ़ लें और देख लें। उसमें कैटेगोरिकली लिखा हुआ है दैट टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय 7। ये नहीं लिखा हुआ टेम्परेचर वॉज 7, टेम्परेचर इज नाउ 7। क्लियरली स्टेटिंग टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड बाय 7। 7 डिग्री सेल्सियस का चेंज है, वॉट एवर इट वॉज, फाइनली इट्स 7। यानी कि अगर पहले पहले 30 था, अब 37 है। से पहले जो है वो फॉर एग्जांपल 20 था, अब 27 है। तो जो भी कुछ पहले था उसमें 7 ऐड कर दिया हमने, तो लेट्स 7। ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लें। दैट इज 1.8 टाइम्स 80 डिवाइडेड बाय 0.15 इंटू 7। ठीक है, कैलकुलेटर में सब्सटीट्यूट करते हुए वो जो ये वाला बॉक्स है आप ये वाला यूज़ कर लेंगे तो आपको ज़्यादा आराम से आंसर मिल जाएगा। सो आंसर कम्स आउट टू बी 137। अब ये आंसर लिखेंगे सिर्फ तो एक नंबर कट जाएगा आपका, यू विल गेट 2 मार्क्स बिकॉज यूनिट भी लिखना होता है। सो यूनिट फिगर आउट कर लें। यूनिट कैसे फिगर आउट करेंगे? हीट एनर्जी है, एनर्जी का क्या यूनिट होता है? जूल्स होता है। मास किलोग्राम्स में रखा है, तो किलोग्राम्स। टेम्परेचर चेंज रखा है आपने सेल्सियस में, सो यू कैन राइट दिस, और यू कैन राइट केल्विन, एक ही बात है। ठीक हो गई बात? देन इट सेज द स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट टर्निंग द ट्यूब मोर स्लोली सजेस्ट व्हाई डिफरेंट टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑब्टेन्ड। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई आप सिर्फ सजेस्ट कर दें कि अगर हम इसको आराम आराम से करेंगे, अभी तो उसने बहुत स्पीड में किया है, उसे स्लो एंड में करते हैं तो क्या होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो, टेम्परेचर डिफरेंस क्यों मिल रहा है? 7 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा, या क्यों 7 से ज़्यादा हो रहा है, तो अब ये आपको खुद सोचना है। तो इस एज फार एज आई कैन थिंक, अगर वो इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो करेगा, रैपिडली 80 टाइम्स उसको नहीं कर रहा, टाइम दे रहा है, तो आई वुड सजेस्ट टेम्परेचर इंक्रीज तो होगा बट 7 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर कम इंक्रीज होगा, जैसे 6 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा, 5 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होगा, आगे नहीं जा रहा होगा। रीजन बीइंग कि टेम्परेचर इसलिए ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा होगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स, ये जो सॉरी मेटल पीसेस हैं, दे विल सेटल, फिर वो दोबारा से शिफ्ट करेगा उन्हें। तो एवरी टाइम दे हैव टाइम टू लूज एनर्जी, एवरी टाइम दे कैन सेटल, दे कैन कूल डाउन एंड देन दे आर रीइम्बर्स्ड। रैपिडली कर रहा होता तो बहुत जल्दी से सारा का सारा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता। तो हम लिख सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर इंक्रीज ऑब्टेन्ड ड्यू टू मोर लॉस ऑफ एनर्जी इन कूलिंग। अब मॉलिक्यूल्स या ये जो मेटल पीसेस हैं ये बड़े आराम से ठंडे हो सकते हैं। ठीक है। इज दिस अंडरस्टूड? लेट्स सी। चले इसे देखते हैं ये क्या कहते हैं। पहले आप इसे रीड कर लें, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। कोशिश करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के इतने क्वेश्चंस कर लें कि आप में से कोई भी बच्चा परेशान ना हो। सो कैलकुलेट द थर्मल एनर्जी लॉस्ट बाय द स्टील रॉड एज इट कूल्स टू 50 डिग्री सेल्सियस। सो थर्मल एनर्जी दैट मीन्स क्यू आई हैव टू फिगर आउट। तो क्यू का फॉर्मूला था MC डेल्टा थीटा। तो मास कितना है स्टील रॉड का? 2 किलोग्राम्स कैटेगोरिकली गिवन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी गिवन है? 460 गिवन है। चेंज इन टेम्परेचर क्या है? इनिशियली 500 पे था, फाइनली 50 पे है। तो देखो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड आउट करो डायरेक्ट, तो दैट इज 450।
ठीक है, 450 रख दो। इसमें ये याद नहीं रखना है कि 500 माइनस 50 कर रहे हैं, 50 माइनस 500 कर रहे हैं। चेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कैन नेवर 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 एवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। प्लीज टेक अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, टेम्परेचर चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है। सो माई आंसर कम्स आउट टू बी 414000 जूल्स, जिसे आप अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, सो यू कैन राइट 3 4 5 एक्सपोनेंट 5 जूल्स। ठीक है, वेरी सिंपल, वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये हो चुका है, एवापोरेशन एवापोरेशन का सारा गेम हो चुका है। और ये क्या कहता है, हाँ चलो ये कुछ डिफरेंट है, लेट्स ट्राई दिस। तो वो क्या कहता है भाई, एक मेटल वर्कर है जो हीट कर रहा है हॉर्स शू को, ठीक है, और उसके बाद जो है वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद उसको पानी में डाल रहे हैं एंड ऑल। तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर, ये आपको फिगर आउट करना है। तो कैसे फिगर आउट करेंगे? सो अगेन Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा लगा देते हैं। मास ऑफ हॉर्स शू गिवन है 8 किलोग्राम्स वाटर में उसने उसको डाला है, सो लेट्स टेक 8 किलोग्राम्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है 4200, चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस पे पानी था और फाइनल टेम्परेचर है 43। तो चेंज इन टेम्परेचर होना चाहिए 43 माइनस 18, राइट? सो 8 इंटू 4200 इंटू 43 minus 18 gives you what? I have 840,000 joules, or I can write 8.4 exponent 5 joules. ठीक हो गई बात? We get this? सर इसमें जरूरी है कि हम अपने आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दें? नहीं नहीं, मैं कुछ बच्चे कर रहे होंगे, पता नहीं कोई कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब आप परेशान ना हो। अच्छा ओके, ये वर्किंग ज़रूरी थी वापस लाना, तो ये मैं ले आया वापस, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट भी इसी से रिलेटेड है। वो कहता है, मैं इसको फिलहाल यहाँ रखता हूँ, इट सेज इन द नेक्स्ट पार्ट the heat capacity of the horseshoe is this. Now they're not talking about specific heat capacity, they're talking about heat capacity. So heat capacity is specific heat capacity times mass। ठीक है, ये याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे ये याद नहीं होता है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है जूल्स पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस में। इसको अगर आप किलोग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू आर गोइंग टू गेट जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। तो जूल्स पर डिग्री सेल्सियस होता है हीट कैपेसिटी, ये देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये याद कर लो फॉर्मूला, ये बुक्स में नहीं मिलता है। तो हीट कैपेसिटी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टाइम्स मास। उसने आपसे ये बोला है कि हीट कैपेसिटी 850 है, टेम्परेचर ऑफ द हॉर्सशू बताओ बिफोर, इमीडिएटली बिफोर इट इज ड्रॉप्ड इनटू पानी। ये कैसे फिगर आउट करोगे आप, ये कैसे निकालोगे आप? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। थिंक। तो कोई मसले की बात ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है, कोई मसले की बात ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है इसमें। तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम, सच एज हीट कैपेसिटी तो उसने दे दी है, मास भी पता है हमें, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी पता है। उसने बताया टेम्परेचर चेंज आप बता दो बस मुझे, तो क्या करें? एनी सजेशन फ्रॉम योर साइड? तो एक मुश्किल फिर वर्किंग कराता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने इसका कोई आंसर दिया ही नहीं था एज अ कलेक्टिव बैच। एम सी डेल्टा थीटा ये एक फार्मूला था, राइट? ठीक है, तो क्या इसकी जगह पे, इसकी जगह पे, इसकी जगह पे कहना है राइट हीट कैपेसिटी, हाँ या ना? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। तो क्यों पता है आपको? 840,000। हीट कैपेसिटी पता है आपको कितनी है? 850। चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है वो, तो भाई 840,000 डिवाइडेड बाई 850, चेंज इन टेम्परेचर निकाल दो। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात थी? सो दिस कम्स आउट टू बी 988 डिग्री सेल्सियस। इतना टेम्परेचर चेंज हुआ है हॉर्स शू का बिफोर इट वॉज ड्रॉप्ड इन पानी। बात समझ आई? बेचारे बच्चे।
नहीं आई, दोबारा से एक्सप्लेन कर दो ये देखें सबसे आखिरी वाला देखें बात। देखें 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 भाई देखें देखें, ये फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा। एम सी की जगह पे हमने क्या रखा है, हीट कैपेसिटी, बिकॉज हीट कैपेसिटी इज इक्वल्स टू सी इंटू एम, तो आप एम इंटू सी कर दें की बात है। तो Q अभी हमने निकाला है इस पार्ट में, राइट। हीट कैपेसिटी गिवन है, ये रही 850। तो प्लग इन कर दिया बस, यहाँ से इसको डिवाइड किया, डेल्टा थीटा आ गया, चेंज इन टेम्परेचर आ गया हॉर्स शू का। यानी कि हॉर्स शू इतना शदीद गर्म हुआ था, बेगैर। लेकिन ये तो चेंजिंग टेम्परेचर, ये तो लिखा हुआ है कैलकुलेट टेम्परेचर। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, immediately before it is dropped. So initially it was being baked in that oven, or before it was being put into pani at 18 degrees Celsius. So that's the change in temperature before it was in pani, right? तो गर्म हुआ ना, हॉर्स हॉर्स शू एक बेकिंग ओवन में रखा हुआ है, मेटल ओवन में रखा हुआ है, तो गर्म हो रहा होगा ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो नहीं हो रहा होगा, राइट। यू गेट दिस। स्लो, स्लो हो गए, स्लो, पढ़ना लिखना छोड़ लेकिन मैं दिया। क्या, वन क्वेश्चन, हाँ कि हाँ इस फॉर्मूला से वी कैलकुलेटेड द चेंज इन टेम्परेचर ना, डेल्टा क्यू। हाँ। तो यहाँ पे तो लिखा है कैलकुलेट द टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर। नहीं, बेसिकली दैट इज अ वेरी वेरी गुड कंफ्यूजन। किसका टेम्परेचर, हॉर्स शू का, इमिजिएटली बिफोर। तो वो आपको तंग कर रहा है, वो आपके साथ खेल रहा है। देखो इस ओवन में जब उसने इस हॉर्स शू को रखा होगा, तब एक डिफरेंट टेम्परेचर होगा। इस ओवन में उसे कंटिन्यूसली वो हीट कर रहा है, और फिर निकाल के उसको वो पानी में डाल रहा है, ठीक है। तो जब वो हीट कर रहा है इसे, तो इस हॉर्स शू का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा ना। तो जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है, उसने वही तो पूछा आपसे। वी गेट इट। अच्छा, सही सही समझ रहा हूँ। नाइस। तो जस्ट अ क्विक क्वेश्चन, हाउ इज दिस सेशन, इज दिस हेल्पिंग? यस यस। सर। यस। तो गुड नोट पे से एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।